रैखिक समीकरण एक चर राशि में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। रैखिक समीकरण होता क्या है? जब भी किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं या रैखिक समीकरण कहते हैं। जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है तो ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 7x + 8 = 29। तो 7x + 8 = 29 में x की जो x क्या है आपका वेरिएबल है और x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। अगर कुछ नहीं इसका मतलब है कि 1 है। तो इस तरह से ये आपका एक रैखिक समीकरण हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। एक चीज और, किसी भी रैखिक समीकरण में एक से अधिक चर हो सकते हैं। जैसे आपका 5x + 2y = 9, इसमें x और y दो चर आपके वेरिएबल्स हैं। तो आपके किसी भी लीनियर इक्वेशन में दो या दो से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। रैखिक या रेखीय ये दोनों एक ही बात होती है, इसलिए अगर मैं कहीं रैखिक वर्ड यूज करूं या फिर रेखीय यूज करूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज और ध्यान रखते हैं कि जब किसी इक्वेशन में पक्षांतर का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाना, साइड्स चेंज करना, ठीक है। तो जब साइड्स चेंज करते हैं तो आप हमारे जो अलजेब्राइक इक्वेशन होते हैं, जो रेखीय समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन होगा या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करें तो उसमें जो प्लस साइन होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस साइन जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आपके डिवीजन के जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है और मल्टीप्लीकेशन का जो साइन होता है वो डिवीजन में चेंज हो जाता है। आपके डीएलएड के सिलेबस में एक चर वाले रेखीय समीकरण ही हैं, इसलिए अब हम लोग आगे एक चर वाले यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चर वाले रेखीय समीकरण होते क्या है देख लीजिए। इसका एक जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0, या तो आपका इस फॉर्म में होगा या फिर ax = c इस फॉर्म में होगा। पर दोनों ही फॉर्म में होने के लिए एक कंडीशन रखी गई है, a ≠ = 0। और a b c क्या है आपके वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, और x जो है वो एक वेरिएबल है। जैसे आप फॉर एग्जांपल 3x + 5 = 2, इसमें x की पावर 1 है और एक ही कांस्टेंट है, सॉरी एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये आपका रेखीय समीकरण हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 1/5x = 2, इसमें भी वेरिएबल एक है और वेरिएबल की जो पावर है वो भी एक है, इसलिए आपका ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, वास्तविक संख्याओं से आप क्या समझते हैं? आप में से कोई बता सकता है? रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनीवन? हाँ हेलो मैम। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। रियल नंबर्स, हाँ बिल्कुल बताइए। जी मैम, जितनी संख्या में पढ़े हैं, जैसे मैम पूर्ण संख्याएं और इंटीजर हैं, सब ये सब रियल संख्याओं में आती हैं। जी मैम, ये संख्या हो गई। जो नेचुरल नंबर्स हो, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो सब मिला आपके रियल नंबर्स में आते हैं। ओके, अब देखिए रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपका कोई लीनियर इक्वेशन है तो इसको कैसे हल करेंगे?
तो हल करने का मतलब यही होता है कि जो उसमें वेरिएबल है, उस लीनियर इक्वेशन में, रैखिक समीकरण में जो चर का मान है उसको पता करना, उसको ज्ञात करना, यही होता है रैखिक समीकरण को हल करना। ठीक है, या फिर चर का ऐसा मान जिसे उस इक्वेशन में रखने पर उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हो, तो हम कहेंगे कि ये समीकरण का हल है। किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने से तात्पर्य उक्त समीकरण में उपस्थित चर का मान ज्ञात करने से है, या समीकरण में मौजूद चर के ऐसे मान को जिसे समीकरण में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, समीकरण का हल कहलाता है। कहने का मतलब यही है कि सीधे सीधे आपको वेरिएबल का मान निकालना है, या वेरिएबल का ऐसा मान रखना इक्वेशन में जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं। एक चीज और ध्यान रखना है, इक्वेशन में आप जब दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में एक ही नंबर को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे, तो समीकरण की जो वैल्यू होगी वो अपरिवर्तित रहते हैं, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ये काम कर रहे हैं, तो जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर समीकरण के मान में कोई बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट है आपका समीकरण के दोनों पक्षों में शून्येतर। शून्येतर से आप क्या समझ रहे हैं? शून्येतर समान संख्या से भाग देने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है। शून्येतर नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो, ठीक है। जब किसी इक्वेशन में दोनों साइड में नॉन जीरो नंबर से हम भाग देते हैं तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण, ठीक है, जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक समीकरण है? आपका फर्स्ट है 5x/3 + 4 = 3x - 5। क्या ये लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण है? यस मैम, रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें मैम वेरिएबल्स जो पावर्स 1 है x की, जो हम जब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो वेरिएबल रिमेंस पावर 1, डिग्री 1। वेरी गुड, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स के जो पावर है वो 1 है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन बताइए, ब्रैकेट में x - 3 इंटू नो मैम, नहीं है मैम, इसकी डिग्री 2 है मैम। ये वेरिएबल्स की डिग्री 2 होगी, डिग्री 2 हो जाएगी। जब x - 3 और इंटू x - 4 करेंगे तो हमें मिलेगा x² - 4x - 4। ठीक है, तो इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें x की पावर 2 है। गुड, इसलिए ये आपका रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। थर्ड 5y - 6 = 2y + 9। यस मैम, हो गए, डिग्री 1 है वेरिएबल्स की डिग्री 1। ओके, x - 1 इंटू x - 3 = 7। नो मैम, रिपीट करा है तू जैसा। बिल्कुल, x का जब x में मल्टी, इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 8x + 7 मिलेगा, और यहाँ x के पावर 2 है, इसलिए आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। स्पेस पे लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x - 8 = 3x + 10 को हल करिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड रख लेते हैं और कांस्टेंट जो होते हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। 5x हमने बोला था प्लस साइन जो होता है वो जब आपस में चेंज होगा तो माइनस में होगा, तो ये जो आपका 3x इधर आएगा तो वो हो जाएगा -3x = 10 पहले से है, और जब ये आपका -8 इधर जाएगा = साइन के, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 5x - 3x आपका 2x हुआ, और 10 + 8 यानी 18, यानी आपकी x की वैल्यू क्या हो गई? 18/9। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा हम लोग सिंपल टू हार्ड की तरफ बढ़ेंगे।
3/x-1 प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 4/x को हल करिए। ये आपका इक्वेशन है x-1 प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 4/x। यही क्वेश्चन है। हम एलसीएम ले लें। x-1 इंटू एक्स प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा? डायरेक्ट करते हैं थोड़ा। x-1 इंटू एक्स प्लस 1 का एलसीएम स्क्वायर माइनस 1 में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि x-1 इंटू एक्स प्लस 1 ये आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा और इसके लिए होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1। अब आपका x-1 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ आपका बचेगा x प्लस 1 यानी कि यहाँ आपका बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू आपका होगा x-1। कोई डाउट किसी को यहाँ तक में? 2 आएगा, -2 आएगा, x बराबर -2 ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4/x, ठीक है। हो जाएगा 3x प्लस x, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4/x। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। x इंटू 4x प्लस 2 आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक -4 होगा मैम, -4 सॉरी -4। ओके, आपका 4x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x इक्वल टू -2। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 5/3। 2 इंटू एक्स प्लस 1 इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 5 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। -11/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू आपका हो जाएगा 6x 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 का x माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x माइनस 5 ही मिलेगा। ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, 6x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 5। 6x अब आप सारे वेरिएबल्स एक जगह लाइए। 6x माइनस x इक्वल टू -5 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस x को हम 5x लिख सकते हैं और -5 माइनस 6 को -11। दिस विल बी इक्वल टू x इक्वल टू -11/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2x प्लस 8/3। इसको हम लोग इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस x/6 ब्रैकेट क्लोज हुआ बाई 4 माइनस 3 को हल करिए। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 8/3 इक्वल टू 1/4 इंटू x माइनस 2 माइनस x/6 ब्रैकेट क्लोज्ड -3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट हो जाएगा 3 इंटू एक्स, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2x माइनस 8/3 इक्वल टू, ये आपका ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 1/4 इंटू ब्रैकेट में 6x
प्लस एक्स क्लोज माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा आपका x माइनस 8/3 इक्वल टू 6x और प्लस x, ये 1/4 ब्रैकेट में हो जाएगा ये आपका 7x माइनस 2/6 माइनस 3। अब इसके आगे आप सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू बताइए। -10 आ रहा है मैम, -10 -10 सही है। और किसी ने सॉल्व किया? यस मैम, -10 -10 ओके। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वर्ड्स क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ड में होंगे आपके। फर्स्ट वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में योग करने पर 33 प्राप्त हो। सपोज इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को मानना पड़ता है, मान लीजिए कि वह संख्या आपकी x है, ठीक है। आप जब सॉल्व करेंगे तो पूरा इसको सेंटेंस में लिखेंगे कि माना संख्या बराबर x। हम लोग चूंकि स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। माना आपकी संख्या है x है, 22 क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि उसी के आधे में यानी x/2 में योग करने पर यानी प्लस करने पर हमको 33 मिलता है। ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये आपका हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस x/2 इक्वल टू 33। ये आपका होगा 3x/2 इक्वल टू 33। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 33, ये आपका हो जाएगा इंटू 2/3। 3 से कैंसिल हो गया, 11 टाइम 11 इंटू 2 इक्वल टू 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/7 गुनी है। कक्षा के लड़के तथा लड़कियों की संख्या कितनी है? सपोज कर लीजिए कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 1/7 गुनी है, तो जो लड़कों की संख्या है, बॉयज की संख्या है वो x है, तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी? x/7, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी कि अगर हम बॉयज और गर्ल्स को मिला दें तो हमें मिलेगा 48। इसे अब आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? बॉयज 42 और गर्ल्स रिमेनिंग 6। गर्ल्स कितनी? गर्ल्स 6 आ रहे हैं। गुड, ओके गुड गुड। ये आपका 7x प्लस x हो गया बाई 7 इक्वल टू 48। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो 8x बाई 7 इसको ये यहाँ आपकी वैल्यू होगी 48 इंटू 7/8। 8 से कैंसिल हो गया, 6 टाइम 6 इंटू 7 इक्वल टू 42। तो आपको x की वैल्यू है बॉयज की आ गई, गर्ल्स के 46 देंगे या 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है, ठीक है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु की आधी होगी। लड़के तथा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सबसे पहले मान लेते हैं फादर की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान, ठीक है, फादर की जो पिता की वर्तमान आयु है ये x वर्ष है, तो लड़के की कितनी हो जाएगी? बोल रहा है कि पिता की आयु की 1/3 है, तो जो उसका सन है उसकी आयु हो जाएगी आपकी x/3
वर्ष 12 वर्ष पश्चात, तो 12 वर्ष पश्चात फादर की आयु आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस 12, और सन की क्या होगी, उसके बेटे की आयु 12 वर्ष पश्चात, यानी कि जो प्रेजेंट है, वर्तमान आयु है, उसमें आप 12 ऐड कर दीजिए, इतने वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु की आधी होगी, तो हमारा इक्वेशन बनेगा x प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 12 इज इक्वल, इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन लगता है, और इसको बैलेंस करने के लिए हम जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से रखना होगा कि क्या क्या रहा है, और उसको उसी के अकॉर्डिंग जब हम रखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे कि जो बराबर का साइन है वो बना रहे, ठीक है। तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी होगी, तो पिता की आयु का जब आधा करेंगे 1/2 लिखेंगे, तभी इज इक्वल टू का साइन जो होगा यहाँ लगेगा। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बताइए, x प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 12, फादर 36 x की एंड वैल्यू वाज होगा 36, हाँ, तो ये आपकी 36 फादर की वैल्यू हो गई, और जो सन की वैल्यू, सॉरी सन की जो एज होगी, आयु होगी, वो 36 बाई 3 12 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है, प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब जो यूनिट होता है, ठीक है। तो इकाई का अंक अगर हम मान लें कि x है, अगर आप इकाई मान लो x है, तो दहाई आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो दहाई आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। अब आपका जब इकाई और दहाई मिल गया, तो आपकी संख्या क्या बनेगी, संख्या का फॉर्मूला होता है 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक बने, ठीक है। तो 10 इंटू आपका 2x प्लस x, ये आपका बन जाएगा 20, और 20x प्लस x इक्वल टू 21x, ठीक है। ये तो आपका मिल गया जो संख्या है, ठीक है। अब आपका पूछ रहा है कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, तो जब हम अंक बदलेंगे, यानी दहाई आपका इकाई की जगह चला जाएगा और इकाई दहाई की जगह चला जाएगा, तब हमें कौन सा नंबर मिलेगा, कैसी संख्या बनेगी, तो आप देखिए 10 इंटू एक्स और 2x प्लस 2x, तो ये आपका हो जाएगा 12x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है, इक्वेशन क्या बनेगा बताइए, दोनों संख्या आपके सामने दी हुई है, 21 इक्वेशन बनाइए, 27 ओके गुड, वेरी गुड। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 3, x इक्वल टू 3। जब आपको x की वैल्यू मिल गई, तो आप वो संख्या निकालिए, संख्या हमारी क्या है 21x है, यानी कि आपकी जो संख्या क्या होगी 63, ये आपका हो जाएगा 21x इंटू 3, 21 इंटू 3, ये आपका होगा 63। लास्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले किसी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले कह रहा है, ध्यान रखिएगा। अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, उस व्यक्ति तथा उसके बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति की आयु कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप उसकी
एफ यानी फादर, उस व्यक्ति की आयु आपकी एक्स वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी, x-5। और 5 वर्ष पूर्व उसके बेटे की आयु क्या होगी। क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अपने व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है, 7 गुनी थी। तो अगर हम इसकी आयु का 1/7 कर दें, x-5/7 कर दें, तो हमें उसके बेटे की आयु पता चल जाएगी 5 वर्ष पूर्व। पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के लिए ये दो जो बातें हो रही है वो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब हम अगर वर्तमान आयु की बात करें तो हमें पिता की आयु पता है, पिता की आयु है x, और बेटे की आयु हो जाएगी आपका जो उसकी 5 वर्ष पहले आयु थी, उसमें 5 ऐड कर दीजिए, x-5/7 + 5। इसको सॉल्व करिए तो आपका होगा x+30/7। ये वर्तमान आयु है आपके फादर, उसके फादर की, और ये है सन की वर्तमान आयु है। अब इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन आपका ऐसे बनेगा कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु आपको पता चल गई है, इससे इक्वेशन बनाना है आपको, और इस बात को लेकर बनाना है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। इक्वेशन हमारा बनेगा 5 वर्ष बाद पिता की आयु यानी x+5, वर्तमान आयु तो पिता की x ही है ना, तो 5 वर्ष बाद यानी x+5 इक्वल टू पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो 3 इंटू पुत्र की वर्तमान आयु थी x+30/7 और वर्तमान आयु थी, लेकिन हम 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो इसमें 5 ऐड करेंगे। जब ये इक्वेशन आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस यही सही बैठेगा कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x+5 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x+30 +7 इंटू 5 आपका हो जाएगा 35 अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये आपको हो जाएगा x+5 इक्वल टू 3 इंटू x+65 अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 7 इंटू x+5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x +195। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 40। ठीक है, x की वैल्यू जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 40। ये तो हो जाएगी। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि उस व्यक्ति तथा उसके बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो x हमने क्या माना था, उसके पिता की आयु माना था, तो बेटे की आयु क्या हो जाएगी हमारी, ये तो उसके पिता की आयु हो गई। उसके बेटे की आयु के लिए x+30/7
जब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो ये उसके बेटे की आयु हो गई 10 वर्ष और ये उसके फादर की आयु हो गई, पिता की आयु हो गई 40 वर्ष। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप और लगाइए। आज के टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।